सभी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको बारिश के पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही हवा की गुणवत्ता और तापमान का हाल भी जानेंगे। लेकिन आइए पहले 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं। तो मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी की। कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना तमिलनाडु पुडुचेरी में बनती हुई दिख रही है। वहीं केरल की बात करें तो कहीं कहीं गरज चमक के साथ यहां भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश की तो कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार यहां पर दिख रहे हैं। तो वहीं अब रुक करते हैं पंजाब का, और पंजाब में भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा आइए अब जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जहां कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम पारा गिर सकता है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें, और अब मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। बताते हैं आपको आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है। ऐसे में उत्तर भारत पर सबसे पहले नजर डालें तो जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर बरसात के आसार दिख रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने के ही आसार हैं। तो यहां पर फिलहाल बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, ओडिशा में मौसम साफ रहेगा। लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश हो सकती है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत का ये रुख कर लेते हैं। बता दें कि लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। तो केरल में भी कई जगहों पर बरसात के आसार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश के आसार दिख रहे हैं। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन कर्नाटक में और तेलंगाना में मौसम साफ रहेगा। वहीं अगर हम देखें मध्य भारत और पश्चिम भारत में तो देखिए कि पूरा जो मानचित्र है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यानी कि यहां पर बारिश के आसार आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से मौसम साफ बना रहेगा। तो देश के बहुत कम हिस्से जहां बारिश के आसार है। वहीं पिछले 24 घंटों के मौसम की चाल पर नजर डालें तो बिहार में कहीं कहीं पर बारिश हुई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों में भी मौसम साफ रहा है, और पूर्वी भारत में भी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पर बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने मौसम की चाल के बारे में। मौसम से जुड़ी हुई कई और महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। देखिए, चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और देश के तापमान की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सामान्य से ज़्यादा तापमान इस वक्त चल रहा है, बता दें आपको। और ऐसे में अधिकतम तापमान पर पहले नज़र डालेंगे। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरह की स्थितियाँ नजर आई, और यहाँ पर भी दिन के तापमान में सामान्य
सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान देखा गया, यानी कि यहाँ पर भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी रही। इसके साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, साथ ही रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया। तो दक्षिण भारत के भी कई हिस्से रहे जहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज्यादा चल रहा है। पूर्वी राजस्थान में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया। जी हाँ, तो पूर्वी राजस्थान में भी तापमान में कुछ बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में सौराष्ट्र कच्छ के सुरेंद्र नगर में 38.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। आइए अब जान लेते हैं न्यूनतम तापमान का हाल। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ पर रात के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। तो उत्तर भारत के इन कुछ क्षेत्र हैं जहां पर रात के तापमान में बढ़ोतरी चल रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बढ़ोतरी रही। यहाँ पर सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं देश के दूसरे हिस्सों का। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही बिहार में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। तो जो मैदानी हिस्से हैं उत्तर भारत के, यहाँ पर भी बढ़ोतरी रही। गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान देखा गया, यानी कि यहाँ पर रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, साथ ही गुजरात में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ पर भी बढ़ोतरी दिख रही है न्यूनतम तापमान में। आइए जान लेते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंडन है, यहाँ पे 13.8 डिग्री सेल्सियस मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा यहाँ पर रहा है। तो जाना आपने देश के वो कौन से हिस्से हैं जहाँ पर तापमान में इस वक्त उतार चढ़ाव दिख रहा है सामान्य के मुकाबले। अब देश के तमाम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर तापमान की क्या स्थिति रही। तो देश के सभी हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में आपने जान लिया और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर शहर की हवा कैसी है ये हम जान पाते हैं, अच्छी है, खराब है या फिर संतोषजनक है। और ये जानने के लिए आइए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता खराब रही।
यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 353 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 127 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता भी संतोषजनक रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी रही और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो मुंबई और पटना की हवा में सुधार आया है, लेकिन दिल्ली की हवा अभी भी खराब बनी हुई है। ऐसे में अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। जानते हैं कि आने वाले 4 दिनों के दौरान जो पर्यटक स्थल है, यहाँ पर आपको किस तरह का मौसम मिल सकता है। और ऐसे में सबसे पहले रुक करेंगे जम्मू कश्मीर के कटरा का। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रविवार को साफ मौसम रहेगा, तापमान रहेगा 26 से 16 के बीच में। वहीं सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं, 24 से 17 के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि गिरावट हम देख रहे हैं तापमान में। मंगलवार बुधवार को फिर से मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस जहां अधिकतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान जो है वो 14-15 डिग्री के आसपास यहां पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात कर लेते हैं। तो यहां पर रविवार को हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं, 24 से 14 के बीच में यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को तापमान कमोबेश वैसा ही रहेगा, लेकिन बारिश हो सकती है। वहीं मंगलवार को फिर से बादल छाने के आसार है और 23 से 13 के बीच तापमान रहेगा। बुधवार तक आते आते मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और 23 से 12 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तो न्यूनतम तापमान में गिरावट आते हुए हम देख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार की बात की जाए तो यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है, जहां रविवार को तापमान रहेगा 24 से 17 के बीच और ये अगले 2 दिनों तक भी बरकरार रहेगा, यानी कि सोमवार मंगलवार तक। वहीं बुधवार को 23 से 16 तापमान रहेगा, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट हम महज आते हुए देख रहे हैं बुधवार तक तापमान में। तो हरिद्वार के मौसम का हाल भी आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग की। तो यहाँ पर रविवार को हल्के बादल छाने के आसार हैं, 21 से 14 के बीच तापमान रहेगा, 1 डिग्री की गिरावट अगले दिन, और सोमवार को 20 से 13 के बीच तापमान आ जाएगा। वहीं मंगलवार बुधवार को बारिश की संभावना बनते हुए दिख रही है। अधिकतम तापमान जहां पर 20 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहेगा, यानी कि न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट आएगी। अब ओडिशा के पुरी की आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रविवार को हल्के बादल छाने के आसार हैं, 31 से 24 के बीच तापमान रहेगा। वहीं सोमवार को 32 से 24 यानी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़त आ सकती है। ये तापमान मंगलवार को भी बरकरार रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बुधवार को 31 से 23 डिग्री तापमान रहेगा, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट बुधवार तक आते आते आ सकती है, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आप जान लेते हैं केरल के मुन्नार की स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। 26 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा, तो वहीं 16 डिग्री तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो स्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि तापमान में मौसम में बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। एक सा हाल यहाँ पर नजर आ रहा है आने वाले 4 दिनों के दौरान। हल्के बादल छाने के आसार लगातार बने हुए हैं। अब जान लेते हैं तमिलनाडु के ऊटी में कैसा हाल रहेगा। तो यहाँ पर रविवार को हम देख रहे हैं हल्के बादल छाने के आसार हैं, 17 से 12 के बीच तापमान रहेगा। ये तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा। मौसम की भी स्थिति कमोबेश वैसे ही रहेगी, यानी कि धूप निकलेगी लेकिन बादल छाते रहेंगे। मंगलवार को भी तापमान कमोबेश ऐसा ही है, न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट है। बुधवार को बारिश हो सकती है, साथ ही 16 से 11 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। अब जान लेते हैं बिहार के बोधगया के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दिन के समय कोहरा छा सकता है, लेकिन इसके साथ ही जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हल्के बादल भी छाने के आसार यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। अधिकतम तापमान जहाँ 30 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो रविवार को 19 रहेगा, सोमवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 18
18 रहेगा और ये 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आने वाले 2 दिनों तक बरकरार रहेगा। अब असम के काजीरंगा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी वैसा ही मौसम हम देख रहे हैं बिहार की तरह कि यहाँ पर भी घना कोहरा छाया रहेगा सुबह के समय, लेकिन उसके बाद दिन ढलने के साथ थोड़े बहुत बादल छाने के भी आसार हैं। 29 से 16 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, तो सोमवार को 28 से 16 यानी कि अधिकतम तापमान में गिरावट 1 डिग्री की। मंगलवार को यह तापमान बरकरार रहेगा और बुधवार को 28 से 17 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। तो जाना आपने कि आने वाले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों पर किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। आइए अब मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव भी चल रहा है। कई फसलें हैं जो कटाई के लिए बिल्कुल तैयार है, तो कई जगहों पर कुछ फसलों की बुआई का ये उपयुक्त समय भी चल रहा है और सही समय पर बुआई करना बेहद ही जरूरी होता है। तो ऐसे में जानते हैं कि किसानों के लिए क्या खास सलाह लेकर आ रहे हैं हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात के किसान इस समय गेहूं के अलावा काबुली चना और धनिया की बुवाई करें। इसके अलावा यहां इस समय किसान आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। मध्य गुजरात में ही इस मौसम में केले और अरहर में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं उत्तरी गुजरात के किसान इस समय सरसों की बुवाई का काम पूरा कर लें। इसके अलावा यहां चने की बुवाई जारी रखें, लेकिन बुवाई से पहले बीजों को उपचारित करें। उत्तरी गुजरात में ही 15 से 25 नवंबर के बीच गेहूं की बुवाई करें। इसके अलावा यहां इस समय जीरे की बुवाई करें और बुवाई के बाद उनमें हल्की सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय कम और लंबी अवधि वाली आलू की किस्मों की बुवाई करें। इसके अलावा यहां इस समय तैयार कपास की चुनाई और शरीफा की तुड़ाई करें। वहीं दक्षिणी गुजरात में इस समय धान की कटाई जारी रखें। कटी हुई फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद घाई और भंडारण करें। इसके साथ ही यहां इस समय गन्ने की रोपाई जारी रखें। इसके अलावा गन्ने के खेतों से खरपतवार साफ करें। दक्षिणी गुजरात में ही इस समय सेम, चना और मूंग की बुवाई जारी रखें, लेकिन बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। इसके साथ ही यहां इस मौसम में टमाटर, बैंगन, मिर्च, परवल और कुंदरू की रोपाई करें। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय तैयार लोबिया और भिंडी की तुड़ाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद क्रिश इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने कि गुजरात के जो अलग अलग हिस्से हैं यहाँ पर इस वक्त किसान किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। यहाँ मौसम बिल्कुल साफ चल रहा है, ऐसे में जिन फसलों की कटाई कर रहे हैं, जैसे कि धान की अगर कटाई कर रहे हैं, तो आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा के फिर सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। इसी तरह से कई फसलों की बुआई का भी उपयुक्त समय चल रहा है, तो इस जानकारी के आधार पर आप फसलों का चुनाव कर सकते हैं और बुआई कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की फसल की बात करते हैं। आज की फसल है पालक, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों की बुआई का बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है और ऐसे में पालक की अगर व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही मुफीद समय है आपकी बुआई के लिए। और देश के लगभग तमाम हिस्सों में पालक की खेती की जाती है और चूंकि ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए इसकी मांग भी अच्छी रहती है। तो ऐसे में जो पालक की व्यावसायिक खेती है वो आपको अच्छा खासा लाभ दे सकती है। व्यावसायिक खेती करने के लिए और अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किस तरह के वैज्ञानिक पद्धति आप अपना सकते हैं, जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए।
पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। जहाँ तो पालक की खेती से जुड़ी ये थी अहम जानकारी। और इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार अगर आप खेती करते हैं, खासतौर पर उन्नत किस्मों का चुनाव करते हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये सभी जानकारियाँ कभी भी कहीं भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, इससे आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले अरहर के भाव। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर का भाव 14,425 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में अरहर 10,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर के सौदे 8,675 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं सरसों के भाव। गुजरात की जसदण मंडी में सरसों का भाव 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की बस्सी मंडी में सरसों 5,845 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में सरसों के सौदे 7,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सेब के भाव की जानकारी। गुजरात की गोंडल मंडी में सेब का भाव 5,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब के सौदे 12,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। राजा जी क्या गिनती सीख रहे हो? अपने रिश्तेदार गिन रहा हूँ। कितने? करीब करीब 6,000। 6,000? 6,000 varieties of millets. Amazing. बच्चे तो बच्चे और बाप रे बाप, मेरा मतलब है कि बच्चे बूढ़े सब इसको पसंद करेंगे। श्री अन्न इस मंगलवार 12 नवंबर शाम 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। त्वचा के नीचे नसों का फूलना, नसों का रंग बदलना, दर्द, खुजली और जलन, ये सब हैं वेरिकोज वेन्स के लक्षण। वेरिकोज वेन्स लक्षण और उपचार। अगर आप भी हैं वेरिकोज वेन्स की समस्या से ग्रस्त, तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। इस शनिवार
स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। सर्दियों में पशुओं को होने वाले रोग इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सरकार कितनी मदद कर रही है अगर बागवानी आप कर रहे हैं तो? सरकार अगर हम बागवानी करते हैं तो सरकार हमको 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 साल तक देती है। यहाँ पर खेती कैसी है? खेती बहुत अच्छी है। पहले से कितना बदलाव आप देख रही हैं खेतों में, परिवारों में, महिलाओं में, बेटियों में? मैम बहुत बदलाव आ गया है। क्या मदद मिलती है सरकार की तरफ से, विज्ञान की तरफ से? सरकार की उद्यान विभाग की तरफ से 3,000 रुपये महीने बाग के लिए मिलता था। मतलब हमें केवी की से बहुत सहायता मिलती है, सहायता करने और विभाग से भी मिल रहा है। आज की खेतीबाड़ी से आप खुश हैं, फायदा है? हम बहुत खुश हैं। पहले हम लोगों को 10,000 के करीब आमदनी होती थी, आज 30,000 के करीब आमदनी है। उत्तर प्रदेश से देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 11 नवंबर सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। मोती हमारे इतिहास की धरोहर का वो हिस्सा है जिसने अनादिकाल से मानव और उसकी सुंदरता को सुशोभित किया है। पुराणों से लेकर राजा महाराजाओं और उनकी रानियों के गले के हारों में पिरोए जाने वाले इस कीमती नग ने हमेशा से सभी को आकर्षित किया है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मोती बनता कैसे है। भारत की फार्म लेडी चंचल भार्गव एक ऐसी अद्भुत महिला किसान जिनके नवाचार के जुनून ने इस शानदार नग को पैदा करने में असाधारण सफलता हासिल की है। भारत की इस फार्म लेडी से प्रेरित होकर सैकड़ों महिला किसान स्वावलंबन की राह पर अग्रसर हैं। राजा महाराजाओं के कीमती नग की खेती करने वाली इस फार्म लेडी को ढेरों सलाम। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 10 नवंबर रात 8 बजे डीडी किसान पर। किसान यात्रा पहुंची है आगरा के शेखपुरा। प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। जल सिंचाई योजना है, वो फुहारे वाला सिस्टम है और वो ड्रिप वाला है, वो भी खूब लग रहे हैं, जिस पर 80% सरकार अनुदान दे रही है। सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं हुई हैं, नाली भी बनी है और सोलर ऊर्जा प्लेट भी लगी हुई हैं। किसानों को सम्मान निधि भी प्राप्त हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के पास में ड्रोन तकनीक भी उपलब्ध है। देखिए आगरा से कार्यक्रम किसान यात्रा 12 नवंबर मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है डीडी किसान। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के भटिंडा। इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्राम गोविंदपुरा में है।
1 एकड़ में सर 25 से 30 क्वार्टर पराली निकलती है। पराली को दफनाने में हमको खाद मिलती है, नाइट्रोजन मिलता है, पोटाश मिलती है। पराली ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ 25% ਖਾਦ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੇ ਲੈਜਰ ਕਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ मिल रही है जी। ये जो CRM स्कीम के तहत जो सब्सिडी मिल रही है, इसके अंदर निजी किसान है जो उसको 50% सब्सिडी, और जो फार्मर ग्रुप है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको 80% सब्सिडी है। पराली संभालने ਲਈ दो तरह के तरीके, एक in-situ एक ex-situ। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।